आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सारी तैयारी कर लेने के बाद मैंने जब बस पकड़ा तो वक्त हो रहा था शाम के 4 बजे का। दरअसल मैं करीब 5 सालों के बाद दादाजी से मिलने गांव जा रहा था। पहले पहले तो बस काफ़ी खाली थी, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई बस में मुसाफिरों की संख्या भी बढ़ती चली गई। बस से गांव जाने में तकरीबन 4 घंटों का समय लगने वाला था, इसलिए मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। अभी हमारी बस आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक ही बस बंद पड़ गई। ड्राइवर ने बस को बहुत बार स्टार्ट करने की भी कोशिश की, मगर बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बस वापस से रास्ते पर दौड़ने लगी और मैं 1 घंटा लेट, मतलब कि रात के 9 बजे गांव के बस स्टॉप पर उतरा। तो वहां का नज़ारा देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि 5 सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला है। मेरे गांव में रात के 9 बजना मतलब काफ़ी रात, इसलिए मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई परिंदा। मैं पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। बस स्टॉप से घर काफ़ी दूर था, इसलिए मैं अपने कदमों को तेज़ी से भगाए जा रहा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने कहा, कहाँ जाना है साहब आपको? ये आवाज़ सुनकर मैं पीछे पलटा तो देखा कि ठीक मेरे पीछे एक बैलगाड़ी है और उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। वो आदमी चलकर मेरे पास आया और दोबारा मुझसे कहा, बताइए साहब, कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूँ क्या? जिस पर मैंने कहा, वो नंदपुर गांव जाना है। इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। पर एक बात तो अजीब थी, उस आदमी की आंखों की पुतलियाँ देखने से पत्थर की तरह लग रही थीं और उस आदमी के बैल ऐसे लग रहे थे कि उनमें कोई जान ही ना हो। खैर, अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, देरी मत करिए साहब, बैठिए गाड़ी में। मैं भी ज़्यादा कुछ ना सोचकर उसके बैलगाड़ी में बैठ गया। मेरे बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी, मगर एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि बैलगाड़ी चलने की कोई आवाज़ वगैरह नहीं हो रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि धीरे चल रही बैलगाड़ी अचानक ही बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगी। बैलगाड़ी को इस तरह दौड़ता देख मैं और सहम उठा, मगर हर पल बैलगाड़ी की रफ्तार और बढ़ते ही जा रही थी। अब बैलगाड़ी ने इतनी रफ्तार पकड़ ली थी कि मुझे आसपास का साफ साफ दिख नहीं रहा था। मैंने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मगर वो आदमी मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था और देखते ही देखते मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं गांव के घर पर लेटा हुआ था और मेरे दादाजी कुछ लोगों के साथ मुझे घेर कर बैठे हुए थे। मैंने अपनी आप बीती उन लोगों को बताई, जिस पर दादाजी ने बताया कि मैं उन्हें गांव की नदी के पास बेहोश मिला था। आगे दादाजी ने बताया कि हर 30 सितंबर को ये घटना किसी न किसी के साथ होती ही है। जिस पर मैंने कहा, पर क्यों दादाजी, ऐसा क्यों होता है 30 सितंबर को? जिस पर दादाजी आगे बताएं, आज से 4 साल पहले हमारे ही गांव के एक जमींदार साहब, जिनकी हवेली अभी भी गांव में है, वो अपनी पत्नी के साथ एक रात कहीं से लौट रहे थे। वो बैलगाड़ी वाला जमींदार साहब
और उनकी पत्नी अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बैल के एक पैर पर सांप ने काट लिया, जिससे बैल छटपटाने लगा और बिना रुके गांव की नदी में कूद गया, जिससे उन तीनों की मौत हो गई। तब से वो बैलगाड़ी वाला वहीं भटकता है और जमींदार साहब और उनकी पत्नी की आत्मा उनकी हवेली में। इतना सब बताने के बाद दादाजी ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, वरना वो बैलगाड़ी वाला लोगों को नदी में डुबाकर मार देता है। सारी बात सुनने के बाद मैंने दादाजी से कहा, दादाजी, क्या किसी ने जमींदार साहब और उनकी पत्नी की आत्मा को देखा है? जिस पर दादाजी ने कहा, गांव के अधिकतर लोगों ने देखा ही है। ये सुनकर मैंने मन ही मन तय किया, क्यों ना आज रात को जमींदार साहब के घर जाकर देखा जाए कि माजरा क्या है, मगर किसी को बिना बताए। अब मुझे बस इंतजार था तो रात होने का, और देखते ही देखते दिन कब रात में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। रात का खाना पीना खाने के बाद जब घर के सभी लोग सो गए तो ठीक रात के 9 बजे मैं छुपते छुपाते एक टॉर्च लेकर घर से बाहर निकला तो पूरा गांव सोया हुआ था। मैं धीरे धीरे जमींदार साहब के घर की ओर आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। करीबन 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद मैं जमींदार साहब के घर के पास पहुंच गया तो उनका घर बाहर से पूरी तरह से काला पड़ गया था। मगर हैरत की बात तो ये थी कि घर के सारे खिड़की दरवाजे खुले हुए थे। घर के आसपास पूरी तरह से जंगल की तरह हो गया था। मैं और देरी ना करके घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी टॉर्च की लाइट जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ मकड़ी के जाले ही नजर आ रहे थे। मैं एक रूम में दाखिल हुआ तो उस रूम से काफ़ी सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी। उस रूम में रुकना मुश्किल हो रहा था। मैं उस रूम से बाहर निकला तो मेरी नज़र एक और रूम पर गई। टॉर्च लेकर मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरा काफ़ी साफ था, मानो लग ही नहीं रहा था कि ये सालों से बंद पड़ा हो। मैं और अंदर ना जाकर दरवाजे के पास दरवाजे पर लदकर बैठ गया। तब वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैंने टॉर्च मारकर अपने हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 12:30 बजे का। मैंने टॉर्च की लाइट को जैसे ही रूम के अंदर घुमाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने 2 चेयर पर एक औरत आदमी बैठे हुए थे। उनकी शक्ल काफ़ी डरावनी और फूली हुई थी और उनके आसपास पानी पानी फैला हुआ था। मुझे उन दोनों को देखकर समझने में देर नहीं लगी कि वो जमींदार साहब और उनकी पत्नी की आत्मा है। फिर मैं वहाँ से भागकर घर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। काम से मैं एक सेल्समैन हूँ, या यूं कहे तो भटकता हुआ एक इंसान हूँ, क्योंकि सेल्समैन का काम ही ऐसा होता है। जिंदगी भर यहाँ वहाँ ऑर्डर की तलाश में भटकते रहना। उस दिन भी मैं घर से ऑर्डर की तलाश में ही निकला था, मगर लोकल में नहीं, कहीं दूर जाने के लिए। उस दिन मेरा टारगेट था सीतारामपुर, तो मैं ट्रेन पकड़कर सीधे सीतारामपुर पहुंच गया। सीतारामपुर मेरे यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर होगा। हालांकि वो एरिया थोड़ा ऑफ पड़ता है। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ जाने का ऑर्डर मिला। खैर, वहाँ पहुँचकर मेरा काम शुरू हो गया। जैसा मैंने सोचा था हुआ ठीक उसका उल्टा। यहाँ दुकानें कम ज़रूर थीं,
मगर फिर भी मुझे काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा और आगे चला जाए और इस तरह से मेरा काम चलता रहा। ऐसे ही ऑर्डर लेते लेते कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। काम करने में मुझे उस दिन काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उस दिन सच में काम हो रहा था, वरना बाकी दिन तो बस मैं ऐसे ही भटकता रहता हूँ। अब तक अंधेरा हो चुका था, पर क्योंकि मुझे ऑर्डर मिल ही रहे थे तो मैं भी रुका नहीं। इसी तरह कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। आखिरकार जब मुझे लगा कि अब बस हो गया, अब घर चलना चाहिए, तो मैं उल्टे पांव स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन पहुंचकर जब मैं टिकट काउंटर पर गया और अपने स्टेशन की टिकट के लिए पूछा तो वहां बैठे कर्मचारी ने कहा, पर सर अब तो कोई ट्रेन नहीं है हसनगढ़ के लिए। मैं चौंक गया कि भला अभी वक्त ही क्या हुआ है जो ट्रेन नहीं है। मैंने कन्फर्म करने के लिए उस कर्मचारी से दोबारा पूछा, क्या कोई ट्रेन नहीं है? इस पर उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। मैं चिंता में पड़ गया कि अब घर कैसे जाया जाएगा। अब तक तो आखिरी बस भी चली गई होगी। निराश होकर मैं स्टेशन पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। वो स्टेशन इतना छोटा था कि अभी से ही स्टेशन पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था। मैंने निराश मन से अपने जेब से मोबाइल निकाला और घर पर फ़ोन करके पूरा मामला बता दिया। घर वालों ने हिदायत दी कि आज की रात मैं किसी होटल में कमरा लेकर रह जाऊं और कल सुबह आराम से घर आऊं। हालांकि मेरा मन तो नहीं था, मगर अब कोई चारा नहीं है। ऐसे स्टेशन पर अगर रात गुजारने जाऊंगा तो पता नहीं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। ऊपर से सर पर छत ना होने की वजह से ओस गिर रही थी। खैर मैं अपनी जगह से उठा और स्टेशन से बाहर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे सुनील, तू यहाँ पर? मैं पीछे पलटा तो पीछे मेरा दोस्त राकेश खड़ा था। राकेश रेलवे में काम करता है और हमारे ही गांव का है। जिस पर मैंने राकेश को कहा, अरे यार, मैं तो यहाँ काम से आया था, पर तू यहाँ पर? इस पर राकेश बोला, मेरा तो यहीं पर ट्रांसफ़र हुआ है ना, मैं यहीं रहता हूँ। जिसके बाद मैंने राकेश को अपनी सारी दुविधा बताई। मेरी सारी कहानी सुन राकेश बोला, एक काम क्यों नहीं करता, तू मेरे साथ चल, मेरे क्वार्टर में ही आज की रात रह जाना। हालांकि राकेश का सुझाव बुरा नहीं था, जिस वजह से मैं उसकी बात मान गया। राकेश की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी तो हम लोग साथ में ही उसके क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब तक रात के 9:30 बज चुके थे। ठंड अपनी इंतहा को पार कर चुकी थी और तब भी हर पल बढ़ती ही जा रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक ऑफ एरिया था, जिस वजह से रास्ते पर हम दोनों के अलावा मुझे एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। खैर रेलवे स्टेशन से उसका क्वार्टर ज़्यादा दूर नहीं था, तो कुछ देर पैदल चलने पर ही हम लोग ठीक राकेश के क्वार्टर के सामने खड़े थे। वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर एक अकेले आदमी के लिए काफ़ी था। राकेश ने घर का ताला खोला और हम लोग अंदर दाखिल हुए। तभी राकेश बोला, कुछ खाएगा? इस पर मैंने मना कर दिया, मगर राकेश काफ़ी ज़िद्दी था। मेरे घर पर पहली बार आया है ऐसा बोलकर उसने मुझे खाने के लिए राजी करवा लिया। मैंने भी ज़्यादा नानुकुर नहीं किया, क्योंकि भूख मुझे भी लगी थी। जिसके बाद हमने मिलकर खाना बनाया और खाने लगे। इसी दौरान हमारे बीच मामूली बातचीत शुरू हुई। राकेश अपने घर की बात कर रहा था और मैं अपने घर की। खाना पीना हो जाने के बाद हम लोग सोने की तैयारी में लग गए।
चूंकि राकेश के घर पर एक ही सिंगल बेड का पलंग था, इसलिए वो नीचे सो गया और मुझे पलंग पर सोने के लिए बोला। हालांकि मैंने उससे कहा भी कि मैं नीचे आराम से सो जाऊंगा, पर वो नहीं माना। खैर, चूंकि मैं काफ़ी थका हुआ था, जिस वजह से तुरंत ही मेरी आंख लगने लगी। अभी मैं लेटा हुआ ही था कि तभी राकेश बोला, सुनील, रात को अगर बाथरूम जाना हो तो मुझे उठाना, क्योंकि घर में बाथरूम नहीं है, मुझे उठाना ज़रूर। इस पर अच्छा ठीक है बोलकर मैंने वापस अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद मैं कब नींद के आगोश में चला गया, मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे ज़ोर से बाथरूम आया था। मैं बिस्तर पर उठकर बैठा, निगाहें घड़ी पर डाली तो समय हो रहा था रात के 1:45 बजे का। मैंने राकेश की ओर देखा तो वो कंबल लपेटकर सोया हुआ था। मैंने सोचा ज़रा सा बाहर जाने के लिए राकेश को क्या उठाना, अकेले ही चला जाता हूँ। लिहाजा मैं पलंग पर से उतरकर दबे पैर दरवाजे की ओर गया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। खैर, बाथरूम घर के थोड़ी दूरी पर बाउंड्री वॉल के पास था, लिहाजा मैं चलते हुए बाथरूम की ओर जाने लगा। मैं चलकर बाथरूम के पास पहुंचा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम से बाहर निकला और वापस घर की ओर मुड़ने जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र पास के बाउंड्री वॉल पर बैठे एक बच्चे पर गई। वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था, जिस वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, मगर पीछे से तो वो कोई बच्चा ही लग रहा था। तभी मैंने उस बच्चे को आवाज़ दिया, हे छोटू, उतरो, ये बैठने की जगह है क्या, चलो भागो। मगर इस पर उस बच्चे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मैंने दोबारा कहा, बच्चे, सुनाई नहीं देता क्या, भागो यहाँ से। इस बार मेरे इतना कहते ही वो बच्चा मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देख मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 काली पुतलियां थी। इतने में ही उस बच्चे ने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। उसकी ज़बान काफ़ी लंबी और बाहर लटकी हुई थी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। लिहाजा मैंने तुरंत घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर में घुसकर मैंने राकेश को जगाया और उसे पूरी बात बता दी, जिस पर राकेश बोला, मैंने तुझे कहा था मुझे उठाना, तू जानता नहीं, उस बाउंड्री के पीछे कब्रिस्तान है, वहाँ आत्माएं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।